नमस्कार, मैं हूं एजेंडा के साथ प्रसून। ब्रिटेन की लेबर पार्टी और पीएम स्टारमर का दावा खोखला साबित हो रहा है, जिसमें स्टारमर ने दावा किया था कि भारत विरोध का अब एजेंडा छोड़ दिया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में नई लेबर सरकार ने भारत और इजरायल पर दुष्प्रचार करने वाली शबाना महमूद को न्याय मंत्री बनाया है। शबाना महमूद को लॉर्ड चांसलर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। शबाना महमूद पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की मूल निवासी हैं। पीओके की मूल निवासी शबाना 2010 से बर्किंघम लेडीवुड से सांसद है। वह पाकिस्तान से होने के कारण लगातार एक दशक से अधिक समय से प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठा अफवाह फैलाती जा रही हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर है कौन शबाना महमूद। शबाना महमूद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की मूल निवासी हैं। लेबर पार्टी से शबाना महमूद 2014 में बर्किंघम लेडीवुड से सांसद हैं। शबाना और उसके साथियों ने इस संबंध में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को एक पत्र लिखकर भारत पर दबाव बनाने की मांग की थी। इस पत्र में शबाना महमूद ने भारत और जम्मू कश्मीर पर कई सारे झूठ बोले। नवंबर 2015 में शबाना महमूद और उनके साथियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंग्लैंड की यात्रा से पहले एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने जम्मू कश्मीर से सेना हटाने, एएफएसपीए को हटाने और आतंकवाद के आरोप में बंद लोगों को रिहा करने का दबाव बनाया। शबाना महमूद ने कथित तौर पर कश्मीर की सामूहिक कब्रों की जांच करने की भी मांग की। 2019 में तो शबाना महमूद ने एक भाषण के बाद भड़के लोगों ने लंदन के भारतीय दूतावास पर हमला भी कर दिया। शबाना महमूद और उनके साथी सांसदों ने पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया है। मोदी सरकार के अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद शबाना महमूद ने प्रोपेगेंडा की रफ्तार डबल कर दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय बेहद ही दुखद है। इससे मैं बहुत चिंतित हूं। जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता खत्म हो गई है। हाल के दिनों में हमने भारत सरकार द्वारा जो कार्रवाई में बढ़त देखी है, इसे रोका जाना चाहिए। मानवाधिकारों को बरकरार रखा जाना चाहिए। 2014 की डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार शबाना महमूद बर्किंघम में एक सुपरमार्केट को जबरन बंद कराने में शामिल रही, क्योंकि वहां कथित तौर पर अवैध इजरायली बस्तियों से सामान स्टॉक किया गया था। यहूदी लोगों ने उन पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। एक लेख में जेरूसलम पोस्ट ने बताया कि शबाना महमूद किस तरह से इजरायल विरोधी बयानबाजी लगातार करती आ रही हैं। हालांकि ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर ने साफ कर दिया कि भारत विरोधी एजेंडे की नई सरकार में कोई जगह नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि कश्मीर, खालिस्तान और भारत के साथ क्या व्यापार पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर नई राय क्या रखते हैं। चुनाव में 650 सीटों में से ब्रिटेन की संसद में लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीती हैं और पार्टी के नेता कीर स्टारमर अब देश के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। भारत पर पीएम स्टारमर की राय बेहद महत्व रखती है। सुनक सरकार के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भारत की बातचीत को गति मिल चुकी है मौजूदा सरकार के साथ। कश्मीर मुद्दे पर भी स्टारमर ने भारत पाकिस्तान का आपसी मामला बताते हुए दखल देने से मना कर दिया है। चुनाव में मंदिर में प्रार्थना कर स्टारमर ने साबित कर दिया कि वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। हालांकि पीएम स्टारमर किसी भी धर्म के मानने वाले नहीं हैं। नए पीएम स्टारमर ने भारत विरोधी वामपंथियों को लेकर लेबर पार्टी से एक एक करके कट्टरपंथी वामपंथियों को जो भारत विरोधी रुख रखते थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारत और इजरायल विरोधी नीतियों को लेबर पार्टी के अंदर नीति के तौर पे खत्म करने का काम किया। भारत के साथ रिश्ते और मुद्दों पर लेबर पार्टी की पोजीशन कुछ वक्त पहले तक अलग रही।
इसका उदाहरण साल 1997 में तब नजर आया जब भारत अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा था। 1997 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप के साथ भारत आने का कार्यक्रम तय किया गया। ब्रिटेन में उस वक्त टोनी ब्लेयर की नेतृत्व वाली लेबर पार्टी की सरकार रही। उस वक्त भारत पहुंचने से पहले महारानी एलिजाबेथ पाकिस्तान में उतरी और वहां कश्मीर के मुद्दे पर विवादास्पद बयान दिया। एलिजाबेथ ने कहा कि दोनों मुल्कों को आपसी बातचीत से ये मुद्दा सुलझाना चाहिए। उनके साथ आए विदेश मंत्री रॉबिन कुक ने मध्यस्थता का प्रस्ताव तक दे डाला। भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि लगता है कि ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी इतिहास को भूल नहीं पाया है। हालांकि बाद में टोनी ब्लेयर ने आश्वासन दिया कि कश्मीर पर ब्रिटेन की नीति का सार यही है कि यह मुद्दा पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत के जरिए ही हल किया जाना चाहिए। ब्रिटेन में भारत की विरोध की नई जमीन अब लग रहा है कि दोबारा तैयार की जा रही है, क्योंकि जिस न्याय मंत्री की पद पर शबाना महमूद को स्थापित किया गया है उससे साफ है कि शबाना आने वाले समय में अपने जहरीले बोल से भारत के लिए, इजराइल के लिए मुश्किलें तो पैदा करेंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किलें वह अपने पीएम स्टारमर के लिए कर सकती हैं। अब सवाल इतना है कि पीएम स्टारमर हिंदू फोबिया के खिलाफ हैं, वहीं न्याय मंत्री शबाना महमूद लगातार हिंदू फोबिया को लेकर तमाम आंदोलन करती रही हैं। पीओके की रहने वाली शबाना महमूद लगातार भारत के खिलाफ जहरीले बोल बोलती रही हैं। कश्मीर के मुद्दे पर उनका स्टैंड साफ है कि जो पाकिस्तान करे वो सब ठीक, जो भारत करे वो सब गलत। इवन अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी शबाना का विधवा विलाप जारी रहा। वह बार बार चाहती हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर ब्रिटेन उसमें हस्तक्षेप करे। हालांकि आज तक ब्रिटेन ने साफ तौर पे अपना नीति बना के रखी है कि वह किसी भी दो देशों के मामले में नहीं पड़ेगा। लेकिन अब शबाना की नई नियुक्ति क्या दर्शाती है? इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरिमोहन कौशिक जी हैं, जो रिसर्चर के तौर पे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हरिमोहन कौशिक जी, भारत के लिए यूरोप से अलर्ट आया है। अलर्ट क्या आया है? शबाना महमूद को न्याय मंत्री बना दिया गया है और ये ऐसा कदम है जो लेबर पार्टी अब तक अपना रुख अपनाई हुई थी कि भारत के खिलाफ कोई भी किसी भी एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस मंत्री को शबाना को जो मंत्रालय दिया गया है उससे तो साफ है कि भारत विरोधी लोगों को भी प्रमुखता दी जा रही है। हमें एक वहां पर तो वो पिछले 20-30 एक हरिमोहन कौशिक जी, आपकी आवाज में कुछ दुविधा आ रही है, दोबारा हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी इस समय जुड़े हुए हैं विजय सरदाना जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, आपने देखा कि किस तरीके से पीएम स्टारमर ने कहा था कि भारत विरोधी लोगों की नई सरकार में कोई जगह नहीं होगी, लेकिन शबाना को न्याय मंत्री बना दिया गया। इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, जहां तक बात है इस पूरे यूके इलेक्शन की और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है, एक बात तो माननी पड़ेगी कि वहां पे भी पॉलिटिक्स है, उनके अपने लोकल पॉलिटिकल एजेंडा हैं और लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पाकिस्तान से है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां की सरकार के लिए जी। तो इसीलिए वहां पे भी ये प्रयास रहता है कि भारत के साथ साथ जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है या उसके साथ मिलके भी एक काम किया जाए। और ये बात इस जो नया अपॉइंटमेंट है उसमें आपको बहुत क्लियरली देखने को मिल रही है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक जी। हरिमोहन कौशिक जी, जो हिंदू फोबिया का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है ब्रिटेन में, जैसे अभी कुछ समय पहले तक लग रहा था कि इस पे अब रोक लग गई है,
पीएम स्टारमर पूरी तरीके से इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगा देंगे, लेकिन शबाना की नियुक्ति क्या कहती है? सर देखिए, जिस तरीके से मैं अभी पीछे भी कहने की कोशिश कर रहा था कि पिछले 30 सालों। हरिमोहन कौशिक जी, अभी भी आवाज आपकी साफ नहीं आ रही, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। यही सवाल हम पूछते हैं विजय सरदाना जी से। विजय जी, क्या मायने निकाले जाएं कि स्टारमर अपनी पार्टी की नीतियों के दबाव में है, या जो बदलाव दिखा रहा था वो दिखा रहे थे मंदिर जाके भारत के बारे में अच्छी बातें कह के, वह केवल भारतीयों का वोट लेना था इसलिए? देखिए, भारतीयों का वोट लेना जरूरी है क्योंकि एवरी वोट काउंट्स। ये हमने भारत के चुनाव में भी देखा है, अमेरिका में भी देखा, दुनिया के हर जगह होता है। तो हर पॉलिटिशियन चाहता है कि जो भी उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी उसके साथ नहीं है या डाउटफुल है, उसको प्लीज करे, उसको अपने साथ जोड़े। ये राजनीतिक लोगों के लिए बेसिक काम है। एक बार चुनाव जीतने के बाद जो चीज करनी है उनको, उसमें दो चीजें हैं। एक तो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो भी उनके मतदाता हैं, उनके हर सेक्शन के लोगों को प्लीज करना। दूसरा, उनके जो दो सबसे बड़े इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा, डिप्लोमेटिक एजेंडा, और तीसरा होता है इकोनॉमिक एजेंडा। यूके को ये पता है कि भारत उसकी इकोनॉमिक कंडीशन में हेल्प कर सकता है अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी साहब ने और जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं यूके के, दोनों ने अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक मुद्दे पे बात करी है। ना तो यूएन सीट को लेके कोई बात हुई है, ना कोई डिप्लोमेटिक, कम से कम पब्लिक में तो ये बात नहीं आई है कि इसकी चर्चा हुई है। और दोनों तरफ से खासकर यूके का इंटरेस्ट है कि भारत उसके साथ आर्थिक संबंध बढ़ाए। तो इसीलिए विजय सरदाना जी, जिस आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की लेबर पार्टी में अंदर खाने में उस पर भी विरोध हो रहा है। हालांकि 28 मुद्दों पे अभी तक सहमति बन चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो वह भारत के पक्ष में होगा। लेबर पार्टी के अंदर सुगबुगाहट थी कि इसका विरोध किया जाए, लेकिन फिलहाल जो नए पीएम बने हैं कीर स्टारमर, वह इसके पक्ष में दिख रहे हैं अभी तक मौजूदा समय में। लेकिन सवाल फिर बड़ा है कि क्या अकेले स्टारमर इस पोजीशन में है कि वह ऐसे कट्टरपंथियों का मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि कट्टरपंथियों को भी उनको साथ लेके चलना है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ा है। आपको याद होगा कि लंदन का मेयर भी एक बार मुस्लिम था। तो ये उनको समझ में आता है कि मुस्लिम्स को वो साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज उनके सामने हो। फ्रांस उन्होंने देखा, नीदरलैंड्स में जो घटनाएं हुई उनको देखा। सब होने के बाद भी आप मुस्लिम वोट बैंक को साइडलाइन नहीं कर सकते यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। जी। तो इस बात को आपको समझना होगा। जो आंकड़े आ रहे हैं हमारे पास जनसंख्या को लेकर, उसमें बताया जा रहा है कि भारत वंशी जो लोग हैं ब्रिटेन में, उनकी पॉपुलेशन 18 लाख के करीब है, और पाकिस्तानी जितने हैं उसमें 15 लाख माना जाता है लंदन में। अब इस आंकड़े को उलट देते हैं कि टोटल कितने हैं, तो 4.2 के करीब पाकिस्तानी हैं, और भारत में हिंदुओं की संख्या जोड़ ली जाए, भारत के हिंदुओं से जो ब्रिटेन में रह रहे हैं, तो 1.8 है। तो इस तरीके से आंकड़े से तो साफ है कि पाकिस्तानी अपना प्रभाव थोड़ा ज्यादा दिखाते हैं। लेकिन हमारे साथ मौजूद हरिमोहन कौशिक जी, एक राष्ट्र के नाम पे ब्रिटेन क्या अभी भी पाकिस्तान और भारत वंशियों से प्रभावित होता रहेगा, या अपने नैतिक और निजी हितों पे आगे बढ़ेगा? हरिमोहन कौशिक जी। सर देखिए, हमारी जो सिचुएशन इस समय पर जो है उसमें हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं। इसे हमें समझना पड़ेगा। ब्रिटेन को या पूरे यूरोप को इंडिया की ज्यादा जरूरत है कंपैरेटिवली जितनी की इंडिया को उनकी है। इंडिया एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी होने की वजह से हम अपने घर से ही कंज्यूम करके इकोनॉमी को चला सकते हैं, लेकिन यूरोप को सामान बेचने, खरीदने और इन्वेस्टमेंट के लिए जो सब चीजें चाहिए वो इंडिया के पास इस टाइम पर मौजूद है। जो अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया, उसके पीछे का बड़ा कारण यही रहा है। चाहे वो ब्रिटेन हुआ, चाहे यूरोप का कोई भी कंट्री हुआ, उनसे, इवन EU से भी
वो ये कि वो चाहते हैं इंडिया जो है 20 साल पुराना है, जो अब उनकी टर्म कंडीशन पर काम करेगा। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आज हम जिस स्टेज पर हैं उन्हें हमारी जरूरत ज्यादा है और हम बार्गेन की स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं। उन्हें जरूरत है तो ऑब्वियसली बात है हम अपने इंटरेस्ट को बचा के रख पाएंगे। और वहां जिस तरीके से इस समय पर एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, भले ही लेबर पार्टी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लेकिन सर इतना समझना पड़ेगा कि जरूरत उन्हें है। भले ही वो मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी हुई हो, लेकिन रोटी सबको चाहिए होती है, रोजगार सबको चाहिए। और वो इस समय पर चाइना से वो ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि चाइना रोजगार नहीं देगा, पूरे ब्रिटेन को हजम कर जाएगा। एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है सर उनका, और उसमें उन्हें कॉपरेशन की जरूरत है इंडिया। तो चाहे कोई भी बने, ये बिल्कुल सही हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि भाई वहां लंदन के मेयर सादिक खान, सिर्फ लंदन के नहीं साहब, 9 बड़े शहरों के जो मेयर्स हैं वो इस टाइम पर मुस्लिम, जिसमें बाकायदा एक का तो बांग्लादेशी है जो अपने आप को वो ये डिक्लेयर कर चुका है कि पूरा जो शहर है इसके अंदर शरिया लॉ लागू हो सकता है। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके यहाँ ब्रिटेन जो लोकल हैं उनके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्या है? लंदन में वो माइनॉरिटी में आ चुके हैं, बाकी शहरों में वो माइनॉरिटी की कागार पर हैं। 2050 में ओरिजिनल ब्रिटेन की पॉपुलेशन बाहर से आए हुए इमिग्रेंट से कम हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में हम और आप समझ सकते हैं कि वो किस दुविधा से गुजर रहे हैं। और उससे बड़ी प्रॉब्लम सर क्या होता है ना, एथिकल डायलेमा होता है। हम जिस सिचुएशन में खड़े होते हैं वहां हम कई छोटी और बड़ी चीजों को सोच समझकर वोट डालते हैं, और जिस वोकिज्म के चक्कर में पूरा ब्रिटेन फंसा हुआ है उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि इस चीज में करना क्या। हरिमोहन कौशिक जी, आप बेहद अहम बात बता रहे हैं का इतना बड़ा वहां पर जनादा, मतलब एक अवसर। हरिमोहन कौशिक जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं और मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। ये स्थिति ग्रेट ब्रिटेन या ग्रेट किंगडम में ही नहीं है, ये पूरे यूरोप में देखी जा रही है। फ्रांस में आप देखेंगे अच्छा नए तरीके से चुनौतियां सामने आ रही हैं। कैसे कि फ्रांस की भी स्थिति मौजूदा देखेंगे तो वामपंथियों ने अपने पुराने पैटर्न से हट के नए तरीके को अपनाया है। जैसे भारत के धुर विरोधी भी अब कह रहे हैं वो मुद्दों पे भारत पे अटैक करेंगे। केवल भारत का विरोध करना है, गलत सही बातों पे ऐसे नहीं होगा, अब सही मुद्दों पे अटैक करेंगे। और इसी लाइन पे चलते हुए स्टारमर ने भारतवंशियों का दिल जीता। फ्रांस में भी यही हुआ कि उन्होंने उन बुली करने वाले मुद्दों को छोड़ के ऐसे मुद्दों को चुना जिसपे वास्तव में समाज का कंसर्न था। लेकिन जैसे ही ये वामपंथी सत्ता में आते हैं देश में ही आग लगाना शुरू कर देते हैं। आपने देखी होगी 2-4 आतंकवादी घटनाएं जो घट रही हैं, जबकि वहां की सरकार इसको आतंकवादी घटनाएं नहीं मानती है, आगजनी को आतंकवादी घटनाएं नहीं मान रही है, लेकिन उनको मालूम है कि कौन लोग कर रहे हैं, उसके पीछे मोटिव क्या है। लेकिन ऐसी चीजों को नकारना कहां तक इन राष्ट्रों के लिए खुद के लिए सही है? हरिमोहन जी सर देखिए, नकारने की बात ये है, सामने पड़ी हुई, जैसे इंडिया में भी आप देख सकते हैं ना सर, एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो ग्राउंड रियलिटीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे तो समझाने वाला कोई भी लगता है, जो भी समझाएंगे वो बेवकूफ लगता है। वो ऐसे लोग सेक्युलरिज्म के नाम पर, वोकिज्म के हर जगह पर मौजूद हैं। उनको लगता है जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, रियलिटीज का कोई वास्ता नहीं है, और वो बहुत अच्छा बन के और हर चीज में बड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये हर जगह मौजूद है। ब्रिटेन में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां पर एक मतलब जो होता है लिबरल्स और ये कम्युनिस्टों का जो डेडली कॉम्बिनेशन है, ये ओवर एक्टिव है, और ये ओवर एक्टिव होने की वजह से वो रियलिटी को जानना ही नहीं चाहते। और जो मुझे लगता है कि वो जानना चाहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरीके से इस्लामिक कंट्री का भी प्रभाव होता है और वो देश दुनिया में निकलते हैं तो अपने आप को सेकुलर दिखाने के चक्कर में और तमाम पॉलिटिकल फंडिंग लेने के कारण भी उनके विचार में तमाम बदलाव आते हैं। सरदाना साहब, आप इस बात से कितना एग्री करेंगे कि अभी भी ब्रिटेन पे या अमेरिका पे या कनाडा पे गल्फ कंट्रीज का प्रभाव है जिसके कारण से ही ये तुष्टीकरण की नीति चलती है? देखिए, एक बात को आपको समझना होगा कि कोई भी एजेंडा चाहे देश में हो या विदेश में हो, उसके पीछे फाइनेंशियल ताकत और वेस्टेड इंटरेस्ट हमेशा होते हैं।
अगर आज गल्फ कंट्रीज या कोई भी सिंथेसाइजर जिसको आप कह सकते हैं कि जिन्होंने पेरिस में तमाशा किया, नीदरलैंड में किया, जर्मनी में किया, या जो आज खालिस्तान के लोग कनाडा में कर रहे हैं, इनके पीछे कोई ना कोई तो फंडिंग एजेंसी है। और जितना ज्यादा फंडिंग होता है उतना ये लोग मोबिलाइजेशन कर पाते हैं, उतने सारे एनजीओ खड़े हो जाते हैं, उतने सारे स्टेक होल्डर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर वो इस एजेंडा में शामिल होंगे तो उसमें फाइनेंशियल गेन भी है। अब सवाल इस बात का है कि मुस्लिम एजेंडा को पुश करने के लिए पूरा गल्फ, हमने देखा ईरान ने किस तरह से हमास को सपोर्ट किया फुल्ली, किस तरह से हूती को सपोर्ट किया, किस तरह से हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया। ये सारी चीजें बगैर पैसे के नहीं होती है। और दूसरी तरफ उनको काउंटर करने के लिए सऊदी अरेबिया और बाकी लोग भी स्पेंडिंग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इन सबको काउंटर करना है तो भारत सरकार को या हिंदू समाज को भी ये समझना होगा कि ये सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। आपको टिट फॉर टैट अगर करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज भी बुलंद हो, तो आपको भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में, जहां जहां पे हिंदू डायस्पोरा रहता है, उनको एक्टिवेट करना होगा। वो लोग भी चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास, हिंदू समाज के पास कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जिसके कारण वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रख सके। विजय सरदाना जी बेहद अहम बात कर रहे हैं। हरिमोहन कौशिक जी, विजय सरदाना जी कह रहे हैं कि जब लॉबिंग की बात होती है तो भारत पिछड़ जा रहा है और उसके खामियाजा पूरा देश उठा रहा है। हालांकि अब भारत सरकार की भी लॉबिंग देखी जा रही है, जिसके कारण हमारे तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत प्रभावी ढंग से अपनी बात रख पा रहा है। वो डिप्लोमेटिक है। देखिए फर्क है, आप समझिए, आप जिस लॉबिंग की बात कर रहे हैं वो डिप्लोमेटिक लॉबिंग है, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम समाज लॉबिंग करता है उस तरह से हिंदू समाज नहीं कर रहा। दोनों में फर्क करना होगा। भारत अलग है, हिंदू समाज अलग है। हिंदुओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कैसे देखा जा रहा है, उसी पे मैं आ रहा हूँ, बात हमें समझनी होगी। हाँ विजय जी, उसी पे आ रहा हूँ। हरिमोहन कौशिक जी, आपने सरदाना साहब की बात सुनी, इसका मतलब है या तो भारतीय आर्थिक रूप से कमजोर है, उस तरह की फंडिंग नहीं कर पा रहे हैं अपने देश को आगे बढ़ाने में, अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, या उनको कोई मोटिवेशनल वो मतलब तरीका नहीं है उनके पास कोई मोटिवेट करने के लिए कि वो अपनी चीजों को आगे बढ़ा सके। ऐसा है क्या? सर देखिए, मैं विजय सर का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं सच में उनकी बात से ये पूरे तरीके से एग्री करता हूँ कि असलियत में है क्या। सर असलियत में हिंदुओं को जवाहरलाल नेहरू ने एक अटैक किया था। हमारे जितने भी धार्मिक संस्थान थे, उन सारे धार्मिक संस्थानों का जो भी चढ़ावे से लेकर सब चीजें थी वो सरकारी कर दी। हमारे हिंदू को यूनाइट करने के उस एक फैसले से पूरा हिंदुओं को यूनाइट करने वाला इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हो गया खत्म। आप जिस तरीके से रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन के नाम पर तबलीगी जमात से लेकर और उम्मा से लेकर और ये मस्जिदों से लेकर सऊदी अरेबिया की फंडिंग से लेकर जितने भी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग देखते हैं वो सारी मुस्लिम को खूब जम के मिलती है, क्रिश्चियन को खूब जम के मिलती है। सर हिंदू असलियत में ऐसा नहीं है, पैसे नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं है जो कि इस चीज को एग्रेसिवली या कम से कम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आगे बढ़ा सके जी। इसी वजह से हम कहीं भी खड़े होते हैं, हमारी आवाज को इंडिविजुअल मैनर में तो हम प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, इंस्टीट्यूशनल मैनर में हमें कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है हमारे पास, और हमारी जनता को इकट्ठा करने वाली कोई जगह ही नहीं है। और तो इस चर्चा से एक बात साफ है कि अगर भारत को अपने हितों की रक्षा करनी है ब्रिटेन में, और ब्रिटेन क्या पूरे यूरोप में या कनाडा में या अमेरिका में, तो उसको एक तरह का स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा जहां भारत के हितों की बात रखी जा सके और तुष्टीकरण करने वाले लोगों को आईना दिखाया जा सके। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप दोनों मेहमान जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।